हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि गूगल टू इन्वेस्ट 33,737 करोड़ इन जियो, है ना। गूगल अब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जियो में टू डेवलप एंट्री लेवल स्मार्टफोन, ताकि स्मार्टफोन बना सके। और रिलायंस जो है बोला है कि दुनिया भर में जो चाइना अभी 5G का दबदबा दिखा रहा है अपने हवाई के थ्रू, उसको कैंसिल आउट करने के लिए, मतलब उसको एक तरह से टक्कर देने के लिए रिलायंस अब 5G के रूप में एंट्री करेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। रेडी फॉर 5G व्हेन स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल नेक्स्ट ईयर। तो कहा जा रहा है कि जब भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया जाएगा इंडिया में तो 5G के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी कहा जा रहा है कि अमीड चाइना चिल यूएस टेक जायंट्स वार्म अप टू जियो। तो चाइना भी थोड़ा सा शांत हुआ है, तो यूएस का जो टेक जायंट है, टेक जायंट यानी कि वहाँ का जो गूगल है, कहने का मतलब यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जियो को वार्म अप कर रहा है। जियो में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जियो में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 33,737 करोड़, इतना जियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जियो में हाल फिलहाल में कुछ कितना उसका स्टेक बिका है। तो फेसबुक जो है खरीद लिया है यहाँ पे 9.99%, गूगल यहाँ पे 7.73%, KKR कंपनी अधिकांशता जो है, इसमें अधिकांशता आपको देखने के लिए मिलेगा यूएसए की कंपनी है, ठीक है। यहाँ है ना कि यूएस इन्वेस्टर जियो प्लेटफॉर्म, तो ऊपर का जितना है ना यहाँ से यहाँ तक सब यूएस इन्वेस्टर हैं। तो यूएस के द्वारा समझ सकते हैं आप कितना यहाँ पे खरीदा गया है। आप यदि इसको ऐड करें तो आई थिंक लगभग 20% के आसपास आ ही जाएगा, है ना। नहीं, 20 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 9, 7, 16 तो वहीं हो गया है। तो आप मान के चलिए कि 20 या 25% के आसपास, 25% के आसपास बिक चुका है। आप ऐड करके इसको देख सकते हैं। तो जियो जो है उतना अब विदेशी का हो गया है, मतलब दूसरे लोगों का। उसमें 100% पहले मुकेश अंबानी का था, जो अब इतना जो है दूसरे लोगों का हो चुका। और इस पैसा को मुकेश अंबानी क्या करेंगे, तो आगे अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। यानी कि जियो का जो भी बेनिफिट होगा उसका लगभग 10% फेसबुक लेगा, उसका 7% गूगल लेगा, 2% ये भी लेगा। यहाँ तक देखिए 0.15% भी उसका स्टेक यहाँ पे खरीदा गया है। उसका 0.15% भी 730 करोड़ में बिका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा जियो का यहाँ पे सेक्टर हो चुका है। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है कि सिलेक्टेड टू नेक्स्ट CEC लवासा नाउ हेडेड फॉर ADB। तो ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। हालांकि इसका नाम ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें, लेकिन एशिया के बाहर के देश भी इसमें, जैसे USA का इसमें बहुत बड़ा स्टेक है, USA का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, जापान का इसमें सबसे बड़ा है स्टेक जो है। और तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसका स्थापना कब हुआ था हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए होमवर्क है आपके लिए कि ADB का स्थापना कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिखें, गूगल से सर्च करके लिखें यदि आपको नहीं याद है तो। कहा जा रहा है कि ADB के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ भेजे गए अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन है, तो ये अभी इलेक्शन कमिश्नर है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 1+2 यानी कि 3 मेंबर का बॉडी है। एक होते हैं CEC जो अभी सुनील अरोड़ा हैं, और इसके बाद जो 2 और हैं, तो उसमें से एक है अशोक लवासा, ठीक है। तो अभी सुनील अरोड़ा जब रिटायर होते, जो हमारे अभी CEC हैं सुनील अरोड़ा, जब ये रिटायर होते तो अशोक लवासा हमारे CEC बनते हैं, क्योंकि वो इसी हैं, इलेक्शन कमिश्नर अभी हैं। तो कुछ दिन के बाद वो CEC बनते हैं ना, लाइन में वही थे अभी। तो उनको जो है CEC ना बनाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब कि वो CEC वो ना बन पाएँ, इसके कारण से गवर्नमेंट उनका ट्रांसफ़र कर दी है। ट्रांसफ़र कहाँ कर दी है, तो ADB में कर दी है, ठीक है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। अशोक लवासा को जो है बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हुआ नेक्स्ट इन लाइन टू हेड द पोल पैनल, जो हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज वाइस प्रेसिडेंट। तो उनको ADB में वाइस प्रेसिडेंट, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया गया है। लवासा इज स्टिल 2 ईयर लेफ्ट इन टर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो क्या करें, इलेक्शन कमीशन अभी भी उनका 2 साल का टर्म बाकी था, ठीक है। ही वुड हैव रिटायर एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यदि वो रिटायर होते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में रिटायर होते अक्टूबर 2022 में, यदि वो इलेक्शन कमीशन में रहते तो, ठीक है। लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया है। अब इसको हटाया कैसे जाता है, जैसे किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाया कैसे गया, इसी को वहाँ से हटाया कैसे जाएगा। तो CEC को बस लिख देना है चिट्ठी। CEC जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बस रिकमेंडेशन कर देंगे प्रेसिडेंट को कि इनको इलेक्शन कमीशन से हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि CEC को हटाना है, यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उसके लिए प्रोसेस, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट का प्रोसेस समझते हैं ना, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो लोकसभा में बिल लाना पड़ता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, इस तरीके का बिल लाना पड़ता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो EC होते हैं उनके लिए बस CEC के द्वारा एक चिट्ठी लिख देना काफ़ी होता है हटाने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण से उनको यहाँ पे हटा करके ADB के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है, मतलब कि इनका जो है मोदी गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं था,
ठीक है, अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके कारण। तो हो सकता था कि जब ये इलेक्शन कमिश्नर बनते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते, तो उस समय कुछ परेशानियाँ हो सकती थी रूलिंग गवर्नमेंट को, तो इसलिए इनका ट्रांसफ़र करके दूसरे जगह भेज दिया है, ताकि ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना बन पाए। और इनके जो भी जूनियर और तीसरे मेंबर जो होंगे ना, वो अब CEC बन जाएंगे सुनील अरोड़ा के बाद। अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा है। इलेक्शन कमीशन एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आर्टिकल 324 के अंदर आता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे एच गहलोत एक्यूज पायलट फॉर हॉर्स ट्रेडिंग, रिबेल कैंप्स हिट बैक, हाउ मच डिड यू पे अस। तो देखिए यहाँ पे हमको पॉलिटिकल न्यूज़ में हम नहीं जाना, बस यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड को समझाना चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होता एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो हॉर्स ट्रेडिंग कहने का मतलब होता है कि जब विधायक का खरीद बिक्री होता है, विधायक या MP जो भी हो, उनको जब जीते हुए विधायक और MP, MLA और MP हैं, उनको पैसा का लालच दे करके दूसरे पार्टी वाले अपने तरफ बुलाते हैं, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है। ये वर्ड एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ है हॉर्स ट्रेडिंग का, तो हॉर्स ट्रेडिंग का वर्ड काफ़ी पुराना है। इसका यूज़ ऐसे किया जाता था कि जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा के लिए कुछ व्यापारी घोड़ा लेने जाते थे, मतलब कि कोई किंग है, कोई राजा था, उस सम्राट के आदेश पे कोई व्यापारी जो है दूसरे देश में जाते थे घोड़ा लेने के लिए, ताकि सेना को आपूर्ति किया जा सके घोड़ा का, क्योंकि उसमें घुड़सवार काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो रास्ते में उनको नाव से लाया जाता था, पानी वाले जहाज़ से लाया जाता था। तो रास्ते में कभी ऐसा होता था कि जब आंधी तूफान आता था तो नाव का वजन कम करने के लिए, उस जहाज़ का वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ा को फेंक दिया जाता था, जिंदे घोड़ा को फेंक दिया जाता था समुद्र में, ताकि जहाज़ का वजन कम हो सके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 30 घोड़ा का खरीदारी किया गया कुछ लोगों के व्यापारी के द्वारा। राजा को जाकर बोलेंगे कि हम 30 घोड़ा तो खरीदे थे, लेकिन 5 घोड़ा को फेंकना पड़ा, तो 25 घोड़ा भी बच रहा है, ठीक है। लेकिन राजा तो 30 घोड़ा का पे करेगा, है ना, क्योंकि राजा ऑलरेडी पे किया जा चुका होता है, या फिर इसके लिए 30 घोड़ा खरीदा गया था, तो राजा को यहाँ 5 घोड़ा का नुकसान हो जाता था, ठीक है। तो राजा एक बार आदेश दिया कि ठीक है, जब तुम घोड़ा को फेंकना तो फेंकते समय उसका पूँछ काट लेना, ताकि हम पहचान, मतलब कि ताकि हमको पता चल सके कि हाँ तुम सही में 5 घोड़ा फेंका है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था। घोड़ा नहीं भी फेंका जाता तो राजा को आकर बोल देता था कि रास्ता में तूफान आया था तो हम 3 घोड़ा फेंक दिए। तो राजा बोला कि यहाँ पे आप जो क्या कीजिएगा कि उसका पूँछ काट के रख लीजिएगा, ताकि हमको अब दिखा सके कि 25 घोड़ा जिंदा है और 5 घोड़ा का पूँछ है, 30 घोड़ा हम खरीदे थे। तो फिर जब इसका भी उन लोग जो भ्रष्टाचार करने वाला था, इसका भी कुछ उपाय निकाल लिया। अब वो जो है जहाँ पे मेला लगता था ना, वहाँ पे सप्लायर को बोला कि आप घोड़ा का पूँछ काट के लेते आइएगा, मतलब जो जिंदा घोड़ा है वहाँ से घोड़ा ना खरीद करके उन लोग क्या किया कि 25 को घोड़ा खरीद लिया, 5 को घोड़ा का पूँछ खरीद लिया, ठीक है। और रास्ते में यदि तूफान नहीं आया तो फिर 25 घोड़ा उसको जिंदा मिल गया, और बोला कि 5 घोड़ा का पूँछ देखिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार होता था। तो इसी वर्ड को यहाँ पे यूज किया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। जब MLA और MP को खरीदा जाता है एक पार्टी के दूसरे पर, मतलब कि ये MLA होते हैं इस पार्टी में, दिखाते भी हैं कि हम अशोक गहलोत के सपोर्ट में हैं, लेकिन जब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, या फिर जब मौका आता है वोट दिखाने का, सदन में बहुमत साबित करने का कि हाँ हमारे पास बहुमत है आधे से ज़्यादा, जैसे अभी 200 का राज्यसभा में, राजस्थान का जो वहाँ का विधानसभा है राजस्थान का, वहाँ पे 200 सीट है, तो मेजोरिटी 101 का चाहिए, यानी जिसके पास 101 विधायक होंगे वो सरकार बना लेगा। कांग्रेस के पास अभी 107 है, यानी कि मात्र 6 वोट से वहाँ सरकार चल रही है, ठीक है। तो जैसे अभी माना जा रहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि सचिन पायलट जो यहाँ पे बागी अभी बने हुए हैं, उनके पास 18-19 विधायक का समर्थन है। यदि 101 में से 18-19 घटा दिया जाए तो लगता है कि 81-82 के आसपास आएगा, यानी कि अशोक गहलोत के पास अभी 82 या 81 जो भी इतने विधायक का समर्थन है। तो जिस समय मान लीजिए कि जब विधानसभा बैठता है वहाँ पे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब विपक्ष लाएगा यहाँ पे, तो अशोक गहलोत को कितना वोट मिलेगा? 81, ठीक है। 81 वोट मिलेगा तो अशोक गहलोत को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे पास हो जाएगा इस केस में। तो इस तरीके से यहाँ पे काम चलेगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग इसीलिए यूज किया जाता है कि अभी कुछ मेंबर जो हैं अशोक गहलोत के साथ हैं, है ना, जो बीजेपी मतलब कांग्रेस के टिकट पे जीते हुए हैं, या फिर अशोक गहलोत के साथ हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगा तो अशोक गहलोत के फेवर में वोट ना करके किसी और के फेवर में, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट करेंगे, अशोक गहलोत के फेवर में नहीं। तो इसी टर्म को यहाँ पे यूज किया था हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये था हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में, जहाँ पे विधायक के सांसद का खरीद बिक्री किया जाता है। आगे यदि दूसरे न्यूज़ की तरफ देखें तो US रिवर्सेज ऑर्डर बैक टू फ्लेक्सिबल रूल फॉर फॉरेन स्टूडेंट। तो अभी एक रूल आया था कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट है, दूसरे कंट्री के स्टूडेंट है, जिनका कोर्स कम्प्लीटली ऑनलाइन है, 100% कोर्स जिसका ऑनलाइन है, तो वो USA में नहीं रह सकते हैं। अभी एक ऐसा 5-6 दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस स्टूडेंट का, जो फॉरेन स्टूडेंट है, जो विदेश से आए हैं, यदि उनका कोर्स ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटी उनका कोर्स ऑनलाइन यहाँ पे चला रही है, 100% कम्प्लीटली ऑनलाइन यदि कोर्स है, तो USA में नहीं रह सकते। तो इस ऑर्डर को जो बहुत सारे कंट्री के द्वारा यहाँ पे इशू उठाया गया USA के साथ बहुत सारे कंट्री डिस्कस किए यहाँ पे, उसमें इंडिया भी था। USA को अपना शिकायत दिखाया कि हाँ ऐसा आप नहीं कीजिए, दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट को, है ना। तो USA जो है अपना ऑर्डर को वापस ले लिया है, रिवर्स कर लिया है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से।
आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट था जहाँ से हमको मतलब कि हमको लगा कि इसको बताना चाहिए। हरेला एक फेस्टिवल यहाँ पे उत्तराखंड का है, तो याद रखिएगा हरेला फेस्टिवल यदि पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल के बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये ट्राइबल फेस्टिवल होते हैं जो किसी एक खास लोकेलिटी के द्वारा मनाए जाते हैं और किसी एक खास राज्य में ही मनाए जाते हैं। तो जैसे उत्तराखंड का लोक पर्व है हरेला, है ना, बिहार का यहाँ पे महापर्व है ना छठ, उस तरीके से तो हरेला है। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा हरेला का त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हरेला उत्तराखंड का लोक पर्व है जिसमें हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है वह एक साथ हम सबको देखने को मिलता है और हम लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो एक्चुअली इसमें किया जाता है कि वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि हरेला पर्व पर वृक्षारोपण 7,50,000 पेड़ आज लगाने का निश्चय किया गया है, ठीक है, जिसमें 3,14,000 फलदार वृक्ष होंगे। जो प्रकृति का चक्र है उस चक्र को बनाए रखने के लिए हम संसार के स्वास्थ्य, जल, हिमालय तथा पर्यावरण आदि को बचाए रखने के लिए पेड़ों का महत्व हम समझ सकते हैं। आइए आज 16 जुलाई 2020 को हरेला पर्व के पावन अवसर पर संकल्प लेकर प्रत्येक उत्तराखंड वासी एक पौधा अवश्य लगाएं, तभी हरेला पर्व हम सबके लिए अति मंगलकारी हो सकता है ना। आइए हरेला पर्व से जुड़े और बृहद वृक्षारोपण करें। वहाँ के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा ऐसा मैसेज भेजा गया है। तो बस याद रखिए कि हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और मेंशन किया है कि पौधा लगाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड बोला जाता है वर्ड ही गलत है, यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग बोला जाना चाहिए, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया मतलब हम समाज से दूर जा रहे हैं। समाज से दूर जा रहे हैं मतलब कि हमारे जो समाज में लोग हैं हम उनसे दूर जा रहे हैं, हम उनको सोशली बॉयकॉट करने एक तरह से उनसे हम लोग दूर जा रहे हैं। और फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बस उनके बॉडी से दूर जा रहे हैं, तो हम लोग उनके दिमाग से या मन से या फिर उनके समाज से दूर नहीं जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बगल में यदि कोई हमारा पड़ोसी रहता है तो हम उससे दूर जा रहे हैं, हम उसके साथ कभी बोलेंगे नहीं, कभी उसके यहाँ जाएंगे नहीं, तो ये हो गया सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन हम लोग तो उसके यहाँ ऐसा कुछ करने वाले हैं ना, बस उससे हम लोग दूर जा रहे हैं ताकि हमारा मतलब संक्रमण किसी भी दूसरे से ना फैले। तो इसको बोलना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप एडवांस कंट्री में देखिएगा जहाँ पे मतलब कि यूएसए का न्यूज़पेपर पढ़िएगा आप, ठीक है, या फिर द गार्जियन एक हम पढ़ते हैं उसको डेली, द गार्जियन को भी हम देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसा वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ किया जा रहा है, जो कि हमको भी गलत लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं यूज़ किया जाना चाहिए वर्ड जो है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट फोरकास्ट ऑफ श्रिंकिंग पॉपुलेशन मीन्स फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंडिया और वर्ल्ड के लिए जो है जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन का फोरकास्ट किया गया कि मतलब कि दुनिया का पॉपुलेशन एक समय ऐसा है कि श्रिंक करने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उसका क्या मतलब होता है हम लोग पढ़ते हैं कि अ न्यूज एनालिसिस पब्लिश्ड इन द लैंसेट एक जर्नल है, एक न्यूज़पेपर है बोल सकते हैं, हैज प्रोजेक्टेड दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल पीक मच अर्लियर देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। तो कह रहा है कि जो पीक अपने पॉपुलेशन जो अपने पीक पे होगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, वो एस्टिमेटेड से काफ़ी पहले होगा। इट प्रोजेक्टेड एट 9.73 बिलियन इन 2064। 2064 में प्रोजेक्ट किया गया था, इस मतलब प्रोजेक्ट किया गया है इसके द्वारा 9.73 बिलियन की इतना मैक्सिमम पॉपुलेशन जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन घटने लगेगा। विच 36 ईयर अर्लियर देन 11 बिलियन पीक ईयर प्रोजेक्टेड 2100 बाई द लास्ट ईयर्स यूएन रिपोर्ट। तो पिछले साल यूएन का वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया था, ठीक है, उसमें बताया गया था कि 2100 में जो है 11 बिलियन पॉपुलेशन होगा वहाँ पे एक इंडिया में, मतलब कि पूरे दुनिया भर में 2100 में जब 2100 आएगा तो उस समय 11 बिलियन पॉपुलेशन होगा। और लेकिन अब 11 बिलियन पीक होगा। यहाँ पे बताया कि 11 बिलियन बढ़ने के बाद जो है पॉपुलेशन घटेगा। लेकिन लैंसेट में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया 2064 में 9.73 बिलियन होगा और वही पीक होगा, 11 बिलियन तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन नहीं जाएगा। फॉर 2100 द न्यू रिपोर्ट प्रोड्यूसर डिक्लाइन ऑफ 8.79 बिलियन। कहा जा रहा है कि जब 9.73 पहुँच जाएगा उसके बाद वो डिक्लाइन करना चालू होगा वर्ल्ड का पॉपुलेशन। फॉर इंडिया द रिपोर्ट प्रोजेक्ट अ पीक पॉपुलेशन ऑफ 1.6 बिलियन 2048। इंडिया में बताया गया इंडिया के लिए कि 2048 में इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा 1.6 बिलियन फ्रॉम 1.3 बिलियन 2017। 2017 में 1.3 बिलियन है ऐसा अनुमान लगाया गया है। हालांकि जब सेंसस आएगा तो एक्चुअल डाटा पता चलेगा। बाय 2100 द पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 32% टू। तो उसके बाद कह रहा है कि इंडिया में पॉपुलेशन 2100 में जो 32% घट करके 1.9 बिलियन पे आ जाएगा, यानी कि अभी जो पॉपुलेशन उससे कम हो जाएगा। द स्टडी लेड बाय टीम ऑफ रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन एनालाइज पॉपुलेशन ट्रेंड इन 195 कंट्रीज। 195 देश में इस तरह का पॉपुलेशन ट्रेंड को एनालाइज किया है। इट इज़ यूज डाटा फ्रॉम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017। एक इस तरह का स्टडी भी हुआ था 2017 में, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, वहाँ से भी डाटा का यूज किया गया टू मॉडल फ्यूचर पॉपुलेशन इन वेरियस सिनारियो फंक्शन, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मोटिलिटी रेट, सारा कुछ को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो IHME जो है मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर म्यूए हु लेड द रिसर्च, जो रिसर्चर टीम के लीड कर रहे थे, मतलब उनके नेता थे, सेड द फोरकास्ट हाईलाइट ह्यूज चैलेंज टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ श्रिंकिंग वर्कफोर्स, द हाई बर्डन ऑन हेल्थ एंड सोशल
सपोर्ट सिस्टम्स ऑन एन एजिंग पॉपुलेशन। द पेपर सजेस्टेड कंटिन्यूड ट्रेंड इन फीमेल एजुकेशनल अटेनमेंट। तो कहा जा रहा है कि इसमें बताया गया कि जो कंटिन्यूसली फीमेल का जो लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन विल हैस्टन डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड स्लो। और कॉन्ट्रासेप्शन का जो एक्सेस है दुनिया का, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, अब वो जागरूक हो रहे, इसके कारण से फर्टिलिटी रेट यहाँ पे डिक्लाइन करेगा, जिसके कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगा। फॉर अ जनरेशन टू एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज टेकन टू 2.1। तो कहा जाता है कि यदि कंप्लीटली पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखना है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। 2.1 फर्टिलिटी रेट करने का मतलब है कि 10 वीमेन के द्वारा 21 बच्चा जब जन्म दिया जाता है तो उसको बोलते हैं 2.1 का फर्टिलिटी रेट। यानी कि 10 वीमेन मिल करके, जैसे होता है ना कि हम दो हमारे दो, तो 10 वीमेन मिल करके 20 बच्चा है ना, इस तरह से 10 वीमेन से 20 चिल्ड्रन। लेकिन यदि मैक्सिमम 21 चिल्ड्रन तक भी यदि किया जाए तो 2.1 का फर्टिलिटी रेट बोलेगा, मतलब कि 21 चिल्ड्रन यदि होते हैं 10 वीमेन के, ठीक है, तो ये जो है रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब कि ना पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा, इसीलिए यहाँ पर हम दो हमारे दो का नारा दिया जाता है। तो टेकन टू 2.1 रिप्रेजेंटिंग द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन को नीड टू बी हैव। इन द स्टडी द ग्लोबल TFR इन टोटल फर्टिलिटी रेट इज प्रेडिक्टेड टू स्टिली डिक्लाइन फ्रॉम 2.37 2017। दुनिया का भी फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो 2.37 है, यानी कि अभी बढ़ रहा है, लेकिन आगे घटते हुए जो है 1.66 हो जाएगा, ठीक है, 1.66 हो जाएगा आगे चल के, यानी कि 2.1 से कम हो गया। इसका मतलब कि पॉपुलेशन वहाँ पे कम जाएगा। 2100 का बात किया जा रहा है, तो द TFR प्रोजेक्टेड टू फॉल बिलो 2.1 इन 183 कंट्रीज। 183 कंट्रीज में 2.1 से नीचे चला जाएगा। इन 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, थाईलैंड, इटली एंड स्पेन इट इज प्रोजेक्टेड टू श्रिंक बाय मोर देन 50%। इंडिया का TFR कितना है, या कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बता मतलब कुछ हिंट देते हैं। 2.1 के काफ़ी नज़दीक में, मतलब इसे थोड़ा सा ज़्यादा के आसपास है, ठीक है। की नंबर सच आई थिंक इंडिया का इसमें दे भी दिया होगा, तो ट्रेंड यदि नहीं दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ट्रेंड्स इन इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इन द पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स विल फॉलो सिमिलर ट्रेंड। उसी तरह का ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो करेगा। वन ऑफ द लीड ऑथर्स टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस में मेल द टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय द पीक जस्ट बिफोर मिड सेंचुरी। 2048 में जैसे कि बताया कि इंडिया में पीक पहुंचेगा अपना पॉपुलेशन, फॉलोड बाय सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, उसके बाद डिक्लाइन होगा। सिमिलरली द वर्किंग एज पॉपुलेशन विल आल्सो इंक्रीज। तो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन का है वो भी बढ़ेगा, मतलब कि लोग ज़्यादा ही उम्र तक काम कर पाएंगे, ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी एंड देन डिक्लाइन इन द सेकंड हाफ। दिस डिक्लाइंस आर ड्राइवन बाय फर्टिलिटी रेट। डिक्लाइन जो होगा फर्टिलिटी रेट के कारण डिक्लाइन होगा, विच फोरकास्ट विल कंटिन्यू डिक्लाइनिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड। और अगले कुछ दशकों तक के डिक्लाइन होते रहेगा, ठीक है। इंडियाज TFR वाज ऑलरेडी बिलो 2.1 इन 2019। क्या करें कि इंडिया का जो TFR था 2.1 से थोड़ा सा नीचे था 2019 में। द TFR इज प्रोजेक्टेड टू हैव एन कंटिन्यू टू स्टेप डिक्लाइन अंटिल 2040। 2040 तक जो है ये 1.29 होने का अंदाज लगाया गया है। सॉरी, TFR इज प्रोजेक्टेड टू हैव अ कंटिन्यू स्टेप डिक्लाइन अंटिल 2040। 2040 तक इसी तरीके का डिक्लाइन होगा और 1.29 हो जाएगा 2100 में। द नंबर ऑफ वर्किंग एज एडल्ट, जो वर्किंग एज एडल्ट का 20 से 64 ईयर इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फ्रॉम अराउंड 748 मिलियन इन 2017 टू 528 इन 2100। 2017 में 748 मिलियन इस एज ब्रैकेट में थे, जो 2100 में 578 लोग, मतलब 578 मिलियन ही होंगे। हाउएवर दिस विल बी द लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बाय 2100। अभी भी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उस समय भी रहेगा। इन द मिड 2020 इट इज एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइना वर्कफोर्स। तो जो 2020 में 2020 से 30 के मिडिल में जब आएगा, मतलब 25-26 जब आएगा, तो हम लोग चाइना को सरपास कर जाएंगे वर्कफोर्स पॉपुलेशन में भी। फ्रॉम 2017 टू 2100 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू राइज अप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द लार्जेस्ट GDP फ्रॉम 7th to 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात, यहाँ 7th नहीं है, इंडिया 5वें नंबर पे है। हो सकता है कि लैंडसेट को पुराना डाटा मिला हो, तो कहा जा रहा है कि 2100 तक देखा जाए तो दुनिया का तीसरा बड़ा इकोनॉमी होगा इंडिया, ठीक है। हालांकि हमारे मोदी जी का प्रोजेक्ट है $5 ट्रिलियन वाला, है ना, जिसके तहत हम लोग हो सकता है कि 2024-25 तक ही हो जाए, लेकिन अब तो हम उम्मीद हमको कम लग रहा है क्योंकि कोविड के कारण सारा इकोनॉमी ठप पड़ चुका है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द सेकंड लार्जेस्ट नेट माइग्रेशन इन 2100। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट नेट माइग्रेशन करेगा 2100 में, विथ एन एस्टिमेट ऑफ हाफ अ मिलियन मोर पीपल इमिग्रेटिंग टू इंडिया। इंडिया में अब आएंगे इन 21 एज एन इमर्जिंग आउट, है ना, अभी जैसे बाहर जा रहे हैं तो उसके मुकाबले 2100 के आसपास इंडिया में लोग आएंगे। Among the 10 countries with the largest population in 2017 और 2100, India is projected to one of the lowest life expectancy। क्या कह रहा है कि इंडिया में लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे रहेगा उस समय भी और अभी भी है। जैसे अभी 69.1% एक मैक्सिमम, मतलब कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 69 साल है। ये कि आदमी जो है 69 साल के आसपास तक जीता है, ठीक है। अब कोई आदमी 69 साल के पहले भी मर जाते हैं, 69 के बाद भी मरते हैं, लेकिन ये एवरेज है। और तो 2100 में 79 के आसपास रहेगा, लेकिन उस समय भी लोवेस्ट रहेगा, आज भी लोवेस्ट है ना, मतलब लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट नहीं है, लेकिन लो ब्रैकेट में आता है।
आगे की राह क्या है, द रोड अहेड। इन अ कमेंट्री ऑन द रिसर्च, इब्राहिम अबूकर ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ स्टेट्स द नीड ऑफ कंट्री टू एड्रेस द पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ऑफ श्रिंकिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड सजेस्ट मेजर्स सच एज इंसेंटिव टू इंक्रीज टीएफआर। तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे पॉपुलेशन श्रिंक कर रहा है वहाँ पे टीएफआर बढ़ाने के लिए, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ पाथ टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी। वेल्दी कंट्री सच एज यूके एंड यूएसए कुड काउंटरैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ दी चेंजेस थ्रू नेट माइग्रेशन। क्या करें, जो वेल्दियस्ट कंट्री हैं, जो अमीर देश हैं, वहाँ पे माइग्रेशन के कारण जो है वहाँ का पॉपुलेशन लगभग स्थिर रहेगा। यदि वहाँ का टीएफआर घट भी जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो घट भी जाता है, ठीक है, तो वहाँ का माइग्रेशन के कारण जो है वहाँ का सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अनफॉर्चुनेटली द इलेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट रूलर एसोसिएटेड डिक्लाइन इन मल्टीलिबरलिज्म। तो कह रहा है कि आजकल दुनिया में देखा नेशनलिस्ट रूलर का इलेक्शन हो रहा है। नेशनलिस्ट रूलर मतलब जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो कहते हैं कि ये देश सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो वहाँ के रहने वाले हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, बोलते हैं अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, और उसके साथ ही जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनके साथ वो मतलब कि भेदभाव कर रहे हैं, मतलब उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। जैसे अभी हाल ही में सुनने को मिला होगा कि H1B वीज़ा बाहर लोगों को जल्दी नहीं दिया जाएगा ताकि अमेरिका के लोगों को जॉब मिल सके, ठीक है। उसी तरीके से तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक राइट विंग के नेता माने जाते हैं, नेशनलिस्ट लीडर माने जाते हैं। उसी तरीके से अभी यूके में देखा जाए तो यूके में जो भी अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, उनके द्वारा भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्राज़ील के अभी जो हैं, सॉरी जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के हैं, ठीक है, तो वो भी एक राइट विंग के लीडर हैं। तो जो भी आजकल देखा जा रहा है, या फिर यूएसए का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का स्कॉट मॉरिसन हो, तो अभी जितना देश है कंट्री, मतलब जितना बड़ा बड़ा कंट्री है अभी दुनिया में, ठीक है, सबके जो लीडर हैं इंक्लूडिंग इंडिया में भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और राइट विंग के मेंबर माने जाते हैं। मतलब इंडिया फॉर इंडियंस, इस तरीके के इंडिया जो यहाँ जो पुराने परंपराओं को लाना चाहते हैं उसको राइट विंग कहते हैं लोग, राइट विंग के लोग कहा जाता है। तो जैसे इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब कि इंडिया जो है सिर्फ इंडियंस लोगों के लिए, बाहरी लोग हैं उनको बाहर भेजा जाए या फिर माइग्रेशन को कम किया जाए, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके का। तो वहीं आप कहा जा रहा है कि जो नेशनलिस्ट रूलर का यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है आजकल, ठीक है, इससे मल्टीलेटरिज्म घट रहा है। मल्टीलेटरिज्म मतलब कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाते थे, वहाँ पे रहते थे, ये चीज़ घट रहा है। एंड इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी टू माइग्रेशन मेक द ऑप्शन अनलाइकली इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जैसे अभी ग्लोबल ट्रेड पे ऊपर नुकसान होगा यदि हर कंट्री यदि देखे जाएगा कि हम आत्मनिर्भर बन जाए, दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रेड ना करें, जिसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पे पड़ेगा, जो अभी तक होता आया है उसके ऊपर पड़ेगा। ग्लोबल जो ट्रेड है, ग्लोबल जीडीपी घटेगा इस कारण से। तो ये था इस न्यू डिस्कशन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नाउ आई एम बिकम डेथ द लिगेसी ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बम। तो कहा टुडे मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ व्हाट नोन एज द ट्रिनिटी एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे लोग ट्रिनिटी एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि इट वाज 1 AM ऑन द जुलाई 16, 1945, 16 जुलाई 1945 के 1 बजे, सुबह के 1 बजे, व्हेन जे रॉबर्ट ओफेनमायर मेट विद एन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल लेसल ग्रोव्स इन द पास्ट लैंडस्केप ऑफ जॉर्नर डेल मुर्थो डेथ मैंस जर्नी रिमोट डेजर्ट इन न्यू मैक्सिको। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एक्सप्लोजन, ट्रिनिटी एक्सप्लोजन के बारे में दिखाया गया है कि पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन किया गया था ट्रिनिटी साइट पे, मतलब पहला इकोनॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ऐसा आप समझ सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट वाज अबाउट टू डेटोनेट एन एटॉमिक डिवाइस पैक्ड विद 13 पाउंड ऑफ प्लूटोनियम। तो यहाँ पे जैसे 13 पाउंड प्लूटोनियम था, न्यूक्लियर वेपन डेट द गवर्नमेंट होप्ड वुड ब्रिंग एन इन टू War 2, ठीक है। तो इस मतलब कि एक वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म करने के लिए ऐसा प्लान किया गया था वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। सम साइंटिस्ट ऑन द प्रोजेक्ट वरी डेट दे वेर अबाउट द लाइट टू इंटायर वर्ल्ड ऑन फायर अकॉर्डिंग टू रिसर्चर। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी ऐसा करने से। अदर्स वरी डेट टेस्ट वुड कंप्लीट डेट। क्या कह रहा है, कुछ लोग ऐसे थे, मतलब कि कुछ लोग सोच रहे थे कि ऐसा टेस्ट करने से, न्यूक्लियर टेस्ट करने से मतलब कि कंप्लीटली डेड हो जाएगा पूरा दुनिया। ओफेनमायर हु वाज टास्क्ड विद डिजाइनिंग एन एटॉमिक बम फॉर मैनहट्टन प्रोजेक्ट had not slept at 5:29 AM local time. The device exploded with the power equipment to 21,000 ton of TNT and set off a flashlight that would have been visible from Mars, researcher said। क्या कह रहा है कि 5:29 पे जो है वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से 16 जुलाई को डिवाइस जो एक्सप्लोड किया, मतलब एटम बम एक्सप्लोड किया। पहली बार वहाँ पर टेस्टिंग चल रहा था, ये जापान का हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं हो रहा है, जब एटॉमिक बम को टेस्ट किया गया था पहली बार, जैसे हम लोग किए पोखरण में, उस तरीके से। तो यहाँ पे 5:29 वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से एक डिवाइस एक्सप्लोड किया भी था, पावर इक्विवेलेंट टू 21,000 टन्स ऑफ TNT। इतना जो है TNT के पावर के बराबर वहाँ से मतलब कि एक्सप्लोजन था। वहाँ से राख निकला और फ्लैश ऑफ लाइट निकला, मतलब इतना ज़्यादा लाइट वहाँ से निकला जो मार्स से भी देखा जा सकता था, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द हिस्ट्री में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था।
लेस देन अ मंथ लेटर द यूनाइटेड स्टेट वुड ड्रॉप अ न्यूक्लियर आइडेंटिकल वेपन्स ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी इन जापान। इसी के लगभग 1 महीने बाद जो है देखा जाए तो नागासाकी पे बम गिराया गया था जापान के द्वारा। बॉम्ब नेम फैटमैन, ठीक है, उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। फिर 3 डेज आफ्टर द अमेरिकन ड्रॉप्ड अ यूरेनियम बम कॉल्ड लिटिल बॉय। तो सबसे पहला जो बम गिराया गया था वो था हिरोशिमा पे जिसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया गया तो वो था फैटमैन जिसका नाम था, मतलब नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, और हिरोशिमा पे जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। बोथ वेपन्स इमीडिएटली किल्ड 10,000 ऑफ पीपल ऑफ जापानीज पीपल एंड फोर्स्ड जापान सरेंडर ऑन अगस्त 14, जिसके कारण से 14 अगस्त 1945 को जो सरेंडर करना पड़ा था जापान को बॉम्बिंग के कारण ही। सिंस द ट्रिनिटी टेस्ट 25 ईयर्स अगो, ट्रिनिटी जो है आज 75 साल मार्क कर रहा है अपने टेस्ट का। एटलीस्ट 8 कंट्रीज हैव कंडक्टेड मोर देन 2000 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। 8 कंट्री जो है देखा जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय द यूएस, और जो भी टेस्ट हुआ उसमें अधिकांश तो यूएस के द्वारा ही किया गया है। लेजेसी ऑफ ट्रिनिटी एक्सप्लोजन एट द यूएस एंड सेवरल अदर कंट्रीज हैव कंटिन्यू टू रिफ्यूज टू रेटिफाई द ट्रीटी प्रोहिबिटिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन। तो एक यहाँ पे एनटीबीटी एक ट्रीटी है कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसको कई कंट्री मानते ही नहीं है क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। उसमें बताया गया है कि 5 ही कंट्री को न्यूक्लियर बम रखने का अधिकार है। उसमें कौन कौन है, तो रसिया है, यूएसए है, चाइना है। मतलब कि उस ट्रीटी के आने के पहले जिसके पास एटॉमिक बम था बोला गया कि जिसके पास है वो वही रखेगा, आगे वाला कोई नहीं डेवलप करेगा। तो इसी कारण से इंडिया, पाकिस्तान ये सब कंट्रीज़ को साइन ही नहीं किया है। रीज़न यही कि उस ट्रीटी के पहले वाले को भी बोल दिया जाए कि बम को तुम लोग भी डिसमेंटल कर दो, है ना, या फिर बाद वाले को भी बोल दिया जाए कि तुम लोग भी बम बनाओ। इस ट्रीटी का मतलब क्या है कि ट्रीटी बनने के पहले जो बम बना लिया वो रखेगा, बाकी नहीं बनाएगा, है ना। तो इसलिए इंडिया उसको साइन नहीं किया है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये था इस न्यूज़ डिस्कशन से। यदि पूछा जाए तो ट्रिनिटी एक्सप्लोजन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बताइए कि पहली बार जब न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है, दुनिया में मतलब हिस्ट्री में पहली बार किसी को टेस्ट किया गया था तो न्यूक्लियर बम को, तो था ट्रिनिटी एक्सप्लोजन। आज के यहाँ पे कोरोना केस देख लेते हैं। तो इंडिया में देखा जाए तो 9,36,000 कल तक के सरकारी डाटा के अनुसार, हालांकि सरकारी डाटा जो है थोड़ा सा पीछे रहता है, थोड़ा सा कहने मतलब कि 1-2 हज़ार के आसपास पीछे रहता है, क्योंकि डाटा शाम को ही अपडेट हो जाता है 4 या 5 बजे के आसपास। और जो बाकी जो प्राइवेट वेबसाइट हैं, जैसे कोविड इंडिया करके एक वेबसाइट है, वो इससे ज़्यादा दिखाता है। रीज़न यही कि वो मतलब टू द पॉइंट दिखाता है, कहने मतलब कि एक भी केस उसको आया तो वहाँ पे अपडेट हो जाता है। लेकिन ये हर साल एक टाइम के बाद अपडेट होता है, तो ये 5 बजे के आसपास अपडेट हो जाता है। तो कल शाम के 5 बजे तक आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 9,36,000 केस इंडिया में था, 9,36,180। अभी तक 1,24,00,000 टेस्ट हो चुके हैं आईसीएमआर के द्वारा। डबलिंग रेट अब थोड़ा सा बढ़ा है, 21.38 डे हो गया है। मतलब कितने दिन में केस डबल कर रहे हो यहाँ पे देखा जा रहा है। रिकवर केस हो गए हैं 6 लाख के आसपास, 5,92,000, 24,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। काफ़ी दुखद बात है यहाँ पे। और स्टेट का देखा जाए डाटा तो महाराष्ट्र में लगभग 2,67,000, 3 लाख को क्रॉस करने वाला है। तमिलनाडु 1,47,000, और दिल्ली जो है कुछ दिन से थोड़ा सा कांस्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। उसका डबलिंग रेट भी देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा है। तो दिल्ली एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते क्योंकि 1,15,000 केस हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा प्रदर्शन अपना बढ़िया किया है वो। यहाँ पे देखा जाए तो केस फर्टिलिटी रेशियो तो पहले 2.78 था, अब 2.60, यानी कि पहले यदि 100 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे तो उसमें 2.7 लोग का डेथ हो रहा था, अब 2.6 लोगों का डेथ हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो थोड़ा ये बढ़ गया है, तो ये हमारे लिए चिंता की विषय है कि पहले यदि 100 लोग का टेस्ट किया जा रहा था तो उसमें से 7.9 लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे थे, अब 7.54 लोग यानी लगभग 7.5 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कल जो है 29,000 केस आया है, ठीक है, शाम के 5 बजे तक का डेटा है। और हालांकि देखा जाए कल 32,000 के आसपास केस आ चुका है, कल रात के 9-10 बजे के आसपास इतने लोग रिकवर कर चुके हैं। तो ये था इस आज के कोरोना डिस्कशन में। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईयू के साथ जो है 2-3 दिन से हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि ईयू के साथ जो एक वर्चुअल मीटिंग होने वाला था, ठीक है, ये याद रखिए 15th राउंड का मीटिंग था। इंडिया और ईयू के बीच में 15वां समिट था, ठीक है, इधर दिया था, हाँ 15th इंडिया ईयू समिट। 14th वाला जो हुआ था इंडिया में हुआ था, और 15th वाला यूएसए में, सॉरी ईयू मतलब कि बेल्जियम में होने वाला था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया था कोरोना वायरस के कारण। अब जा करके वो मार्च में ही होने वाला था, अब जा करके जो है यहाँ पे ईयू के साथ वर्चुअल मीटिंग हुआ है। तो वहाँ पे इंडिया के द्वारा बताया गया कि एलएसी पे जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एलएसी पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताया गया। और यूरोपियन कंट्री थी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे बोली कि डे आफ्टर इंडिया एंड चाइना कॉर्प्स कमांडर हैड एक्सटेंडेड ओवरसीज इंगेजमेंट ट्रूप्स अलोंग द लद्दाख फ्रंटियर, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेडनेसडे ब्रीफ्ड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल। तो वहाँ क्या याद रखिए, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वेंडर लियोन,
ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिचुएशन क्या है गलवान वैली पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसके बारे में ब्रीफ किया गया। उसके अलावा इंडिया और ईयू के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइन किया गया है, प्रोजेक्ट साइन किया गया। ज्वाइंट स्टेटमेंट जो रिलीज़ किया जाता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो भी लिखा जाता है उस पर दोनों पार्टी सहमत होते हैं, मतलब इंडिया और ईयू दोनों उस बात पर सहमत है जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर लिखा गया है। तो वर्चुअल मीटिंग के बाद भी जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। तो किसी भी तरह के मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाता है कि दोनों आदमी आखिर मीटिंग में क्या क्या बात किए। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट मेंशन कोऑपरेशन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन और WHO, UNSC एंड G20, तो है ना, तो UNSC में G20 में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे। और फिर 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पे बात हुआ। मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेवल कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन थर्ड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ऑल पॉइंट टू चाइनाज प्रेजेंस इन दीज एरिया। तो क्या करा है कि जो भी यहाँ पे बात हुआ है सब में चाइना का कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। जैसे WHO में चाइना का दबदबा है पैसा के कारण, मतलब पैसा तो ज़्यादा नहीं देता, लेकिन जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उसके कंट्री को चाइना काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए अपने कंट्री को बचाने के लिए यहाँ के अध्यक्ष पार्शियली वर्क कर रहे हैं। UNSC में भी चाइना जो है टांग अड़ाते रहता है, ठीक है। 5G में भी चाइना के हवाई मालिक बन के बैठा हुआ है, मतलब कि दबदबा अपना दिखा रहा है। साउथ चाइना सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरा है। तो कहीं ना कहीं हर बात में चाइना को यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा था, ठीक है। इंडिकेट ग्रोइंग कन्वर्जेंस बिटवीन दिल्ली एंड ब्रुसेल्स। तो दिल्ली एंड ब्रुसेल्स यहाँ पे कहा गया कि ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन का भी अपना एक पार्लियामेंट है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री का ग्रुप है, याद रखिएगा। इसको मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में बनाया गया था और इसमें पहले 28 कंट्री थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को जो है यूके इसको छोड़ के चला गया, जिसके उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट करने का मतलब ब्रिटेन का एग्जिस्ट, ठीक है। तो आज के न्यू डिस्कशन में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।